विपक्ष के वार पर बोले सीएम धामी, गैरसैंण में 10 दिन का विस सत्र कराकर देंगे जवाब। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, मार्ग बाधित होने से तीर्थयात्री को हो रही है परेशानी। एसटीएफ ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ड्रग्स देवभूमि अभियान के तहत फ्री कार्रवाई की गई, मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अगले 2 दिन पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। बागेश्वर ग्रामीण इलाकों से हत्या जैसी वारदातों में गड़बड़ी होने के आरोप बागेश्वर पुलिस पर लगना शुरू हो गए हैं। दरअसल 2 महीने पहले भैरू चौबाटा में दलित युवक मनोज कुमार का शव गाड़ी में लटका हुआ मिला। परिजनों द्वारा हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बागेश्वर पुलिस अभी तक न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस मात्र 2 दिन खाना पूर्ति के लिए घटनास्थल पर आई। परिजनों द्वारा दिए गए आरोपियों के नामों से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर भैरू चौभट्टा गांव के परिजनों ने जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल से फरियाद लगाई है। न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। तो देखिए, ये पूरी खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से सामने निकल कर आ रही है, जहां बागेश्वर पुलिस पर हत्या मामले में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। और ये जो आरोप है, काफी एक बड़े आरोप लगाए गए हैं। 2 महीने पहले हुई युवक की हत्या मामले में गड़बड़ी की गई है। कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है पुलिस, ये भी आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। तो देखिए, यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बोला गया है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हम आमरण अनशन करेंगे। कि 29/6/2024 को मेरे पुत्र मनोज की हत्या हो गई थी भैरू चौबट्टा में। तो हमने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस विभाग ने जो उसमें अभियुक्त थे उनको सबको न अरेस्ट करके केवल 2 आदमियों को अरेस्ट किया है। कि उसमें अन्य आदमी हैं जो उसी रात को कांड करके भाग गए थे। अगर उन्होंने कांड नहीं किया तो भागे क्यों? और हमने उनका सबका नाम दिया, लेकिन पुलिस विभाग ने उसमें कोई गौर नहीं किया। तो इसलिए हम आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। जितने भी लोग उस घटना से शामिल थे, हम सबको गिरफ्तारी में देखना चाहते हैं और फांसी चाहते हैं। जैसे मेरे पति की हत्या की गई, मैं मौत के बदले मौत चाहती हूँ। जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ अनशन भी कर सकते हैं। हम अनशन में बैठ जाएंगे और अपनी जान भी दे देंगे। और इस सब के जिम्मेदार, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, पुलिस प्रशासन रहेगा, क्योंकि ये सब पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। इसीलिए मेरे पति को अभी तक 2 महीने होने वाले हैं, न्याय नहीं मिला। और कभी भी उसके बाद 2-3 दिन आए और पुलिस वाले, उसके बाद कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई। खबर विकास नगर से है, जहां कालसी चक्राता रोड लाल पुल के पास भूस्खलन होने से बंद रास्ता बाधित हो गया। मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। सुबह के समय मार्ग बंद होने से वहां से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन दोनों ओर फंसे दिखाई दिए। देखते ही देखते वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई। आपको ये भी बताते चले कि पीडब्ल्यूडी साहिया मार्ग खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन पहाड़ से लेकर लगातार मलबा आने से मार्ग खोलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग अस्थायी खंड चक्राता का रवाना पुरोडी मीटर संपर्क मार्ग जो है वो 3 जगह बंद है। सहायक अभियंता आदित्य ठाकुर ने बताया कि मोटर मार्गों से मलबा हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रावना पुरोडी मोटर मार्ग की मरम्मत का काम चल रहा है। बताया गया है कि 2 अगस्त तक मोटर मार्ग खुलने की उम्मीद है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर
लांगा पोखरी संपर्क मार्ग से यातायात चलाया जा रहा है। उधर प्रांतीय खंड से संबंधित क्षेत्रों का कोडका कल्याणपुर बड़वा लांगा मोटर मार्ग भी एक स्थान पर बंद होने की सूचना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नाला एक बार फिर से देर रात भारी बरसात के चलते बंद हो गया। बता दें कि पहाड़ों में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बरसात के कारण तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग भारी संख्या में फंसे हुए हैं। अधिकारी संबंधित विभाग की मशीनों से मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि मार्ग बाधित होने से चारधाम की यात्रा में असुविधा हो रही है। तो चमोली से ये खबर है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। मार्ग बाधित होने से तीर्थयात्री जो है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ चमोली में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर जो रास्ते हैं, जो सड़क है वो बाधित हो गए हैं और जिस वजह से जो तीर्थयात्री हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ लगातार जेसीबी की मदद से जो रास्ते बाधित हो गए हैं उनको सुचारू रूप से यहाँ पर जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गैरसैंण विधानसभा सत्र की, जहां हल्द्वानी विधानसभा की समस्याओं को पुरजोर से उठाने और अपने प्रश्नों को पुरजोर तरीके से विधानसभा में रखने को लेकर हल्द्वानी विधानसभा के विधायक सुमित हृदयेश के हल्द्वानी आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट के नेतृत्व में सुमित हृदयेश का स्वागत किया और विधानसभा सत्र में अपनी विधानसभा की समस्याओं को रखने को लेकर धन्यवाद दिया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस मौके पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक सुमित हृदयेश के साथ मिलकर एक बैठक भी की है, जिसमें कांग्रेस की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं मौके पर सुमित हृदयेश ने कहा कि मेरी विधानसभा की जनता ने उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाया है और उनका कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधानसभा में रखे ताकि समस्याओं का जल्द निदान हो सके और आगे भी वो अपने लोगों के लिए विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहें। जो मैंने अपने परिवार से भी सीखी है और कांग्रेस पार्टी से भी सीखी, हम सच को बयान करते हैं। कोई अच्छा कार्य होता है कदापि भी हम झिझकते नहीं है और तुरंत तारीफ करते हैं। कोई अच्छा कार्य करे, सत्ता पक्ष विपक्ष में जहां भी हो, हम उसको अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है और जनता के ऊपर जो लगातार इनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, आप हमेशा सुनते, मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, व्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार का, जंगल राज का जो महाराज चल रहा है, अफसरशाही जो हावी हुई है, इन सब विषयों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, प्रश्नकाल में शासकीय स्कूलों के विषय में, सारी जो अव्यवस्थाओं का अंबार इस सरकार ने जनता पे थोपा है, उस पर हमने आवाज उठाई। सब लोग साहस देते हैं, आशीर्वाद, स्नेह देते हैं, तभी इस आवाज में इतना दम है। हल्द्वानी की महान जनता को ये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बिना भेदभाव के कभी ये नहीं सोचा कि वोट कहां से पड़ा, कहां से नहीं पड़ा, बराबर पूरे क्षेत्र की आवाज, पूरे क्षेत्र का दर्द उजागर करा है। ये मेरा परम कर्तव्य है। के तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है, तो विधायक किस लिए चुना जाता है जनता को, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और जनता में अपने विधायक के प्रति उम्मीद बढ़ी है। तो इसलिए आज सभी लोगों ने एक मत होकर के विधायक जी के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें यहाँ पर हम सब लोग बधाई देने आए और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश देने का काम विधायक जी ने किया है और निरंतर हम इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और निसंदेह कांग्रेस कामयाबी की ओर रहेगी। बैठक का भी आयोजन किया गया था, कहाँ हुई थी इसमें बैठक। खबर विकास नगर से है। दरअसल यहाँ ट्रोला गाड़ी से पॉकलैंड मशीन को डैम साइड लोहरी की तरफ से लाया जा रहा था, तभी अचानक मोड़ काटते समय ट्रोला गाड़ी का कुछ हिस्सा सड़क से बाहर और पीछे का हिस्सा सड़क से नीचे की तरफ गिर गया, जिसके कारण सड़क बंद हो गई और आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी, पूरी तरह से ठप हो चुकी।
तो देखिए ये खबर जो है ये विकास नगर से है, जहां दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग जो है वो बंद हो गया। गाड़ी का जो कुछ हिस्सा है वो सड़क पर गिर गया है और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी किस तरीके से ये यहाँ पलट चुकी है और जिससे जो ये रास्ता है ये बाधित हो गया और आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। हल्द्वानी के टोपी नगर पुलिस चौकी में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां मामूली विवाद पर एक युवक को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। पूरे घटना की सीसीटीवी वीडियो सामने आई। घटना की वीडियो सामने आने के बाद भी पिता इंसाफ के लिए पुलिस के अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है। 6 अगस्त को हुई घटना के बाद से अभी तक इस मामले में पुलिस मामला तक दर्ज नहीं कर पाई है और पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि मारपीट करने वाले लोग ऊंची पहुंच रखते हैं और पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है, जिसके चलते अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। मामले पर रामपुर रोड निवासी शोभाराम असवानी ने पुलिस में ताहिर देते हुए कहा कि 6 अगस्त को उसका पुत्र सागर राउत ने गाड़ी से रुद्रपुर से आ रहा था। इस दौरान गन्ना सेंटर के पास उसके गाड़ी आ रहा था और इस दौरान ड्राइवर से सड़क पर किसी बात को लेकर बाइक सवार के बीच विवाद हो गया। इस दौरान बाइक सवार ने गाड़ी रोककर उसके पुत्र सागर राउत के साथ जमकर मारपीट करना शुरू कर दिया। और देखिए आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीर है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं लाठी डंडों से मारते हुए यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जिसका ये वीडियो जो है हम आपको दिखा रहे हैं। और घटना की तहरीर उसी दिन हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस तहरीर लेकर अभी तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। पिछले 18 दिनों से न्याय के लिए थाना चौकी और पुलिस के अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया। यहाँ तक कि दबंग अब उल्टा उनको समझाता हुआ और यहाँ धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ वो समझौता करने की बात कर रहा है। हम शोभराज आसवानी, मेरे बेटे के साथ घटना हुई है 6 तारीख को, जिसके लिए मैं रोज जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और कोतवाली में आता हूँ। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने होकियों से डंडों से उसको मारा है। पुलिस ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। सागर रावत। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं जब आप जा रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। नहीं हुई है। कौन लोग थे मारने वाले? मारने वाले माहौल वाले हैं और वहाँ पर 5-6 जनों को तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये लोग कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गन्ना सेंटर रामपुर रोड। सीसीटीवी है आपके पास? है, हाँ सीसीटीवी है हमारे पास। उसके बाद हमने सबको दिखा दिया। कोतवाल जी को, कोतवाल साहब को भी दिखा दिया, इंचार्ज को भी दिखा दिया। कोई भी इसके बारे में कार्रवाई नहीं करने को राजी। इसके लिए वो लोग पार्टी वाले जबरदस्ती मुझसे कह रहे कि तू बुड्ढे कॉम्प्रोमाइज करेगा या नहीं करेगा, बोल बताओ। इस तरह की मुझे धमकियाँ आगे दे जा रहे हैं। झगड़ा इस तरह से हुआ कि मेरी गाड़ी आ रही थी, जो मोटरसाइकिल वाले को ड्राइवर ने मेरे बचाया, वो बच गया और उसने मोटरसाइकिल ले आके मेरी गाड़ी के आगे खड़ी करके मेरी गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ा, ड्राइवर कंडक्टर को मारा। सागर रावत बीच में बैठा था, ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी में से उतर गए। उसके बाद सागर रावत को इन्होंने नीचे गिरा के और फिर 10-12-14 जनों ने मारा। तो आइए सीधे आपको अल्मोड़ा लेकर चलते हैं, जहां पर शहीद दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कौन सा बंद है क्या? चल बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरसिंह टीका सिंह अमर रहे,
नरसिंह टीका सिंह अमर रहे। जागेश्वर धाम की। क्या बात है, थक गए क्या सब? अब आपने बहुत भाषण सुन ली, मुझे लग रहा सवेरे से सब थक गए। भूख लग गई बच्चों? जिसको जरा भूख लगी है हाथ खड़ा कर दीजिए। चलो बहुत अच्छा है। सालम जयंती शहीद दिवस के इस अवसर पर मंच पर आसीन मेरे साथ अभी जिनको आप लोगों ने सुना, जागेश्वर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने बहुत विस्तार से अभी इस क्षेत्र में हुए सभी कामों के बारे में बताया। और मैं समझता हूं कि इनके बोलने के बाद बहुत बोलने की आवश्यकता बचती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीच में आया हूं। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, पूर्व सांसद हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रदीप टंटा जी, और इस क्षेत्र से लगातार जिन्होंने कई वर्षों तक आप सबका प्रतिनिधित्व किया है, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रमेश बाबूना जी, महामंत्री धर्मेंद्र सिंह बिष्ट जी, गिरीश कोलिया जी, ब्लॉक प्रमुख लंगला श्री विक्रम पकड़वाल जी, नरेंद्र बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री सुभाष पांडे जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री गौरव पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता संजय डालाकोटी जी, श्याम नारायण पांडे जी, खेम सिंह बिष्ट जी, मंडल अध्यक्ष लंगड़ा, देवकी बिष्ट जी, जिला पंचायत सदस्य त्रिलोक रावत जी, जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र मेहरा जी, पूरन सिंह भंडारी जी, श्री राजीव दुर्रानी जी, श्रीमती पूनम पालीवाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीडीओ एवं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी समिति के हमारे प्रताप राम जी अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और सभी पदाधिकारीगण, सभी विभिन्न राजनीतिक दलों के आए हुए सभी प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों और स्कूल के हमारे सभी प्यारे मेरे सभी छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए और बड़ी देर से, काफी देर से आप सब लोग यहाँ पर लंबी हमारे नेताओं के भाषण बिंदुओं को सुन रहे थे। मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और वीर सालम के वीर शहीद नरसिंह धानक एवं टीका सिंह कन्याल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज मैं सालम क्रांति के सभी वीर योद्धाओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियों की परवाह किए बिना भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। भाइयों बहनों, 25 अगस्त 1942 का ये दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब नरसिंह जी धानिक और टीका सिंह कन्याल जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के से लोहा लिया, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। इन दोनों वीरों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सालम क्षेत्र के लोगों को एकत्र करने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया और संघर्ष के लिए तैयार किया। स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह धोनी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के साथ ही कौमी एकता दल का निर्माण किया और पहली बार जय हिंद का उद्घोष किया।
धामदेव टापू पर हुई चढ़ाई और अंग्रेजों के भारत छोड़ो का नारा आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, हमारी इसी कथा को जीवंत रखता है। उनकी वीरता और शौर्य के किस्से आने वाली हमारी सभी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेंगे और इनका शौर्य हमारे जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी है, हमारे नौनियाल है, उनके स्मरण में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए हम इन दिनों का स्मरण करते हैं, इन दिनों पर शहीदी दिवस मनाते हैं और सालम का यह पवित्र स्थान जहां हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई, हमें याद दिलाता है कि आज जो हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं वह इन्हीं शहीदों की बदौलत जी रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भारत माता को आजाद कराने के लिए वो आगे बढ़ गए। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। जहां भी हमको देश को हमारी आवश्यकता पड़े, समाज को हमारी जरूरत हो, वहां पर हंसते हंसते आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता का सपना देखने वाले सभी वीर शहीदों और सेनानियों ने जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस कल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन शहीदों के सपनों को साकार करने का काम भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस स्वतंत्र भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं। आज देश हमारा सशक्त भी बन रहा है, देश आज आत्मनिर्भर भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम की जो गौरवमयी गाथाओं को जीवित रखने के लिए कई स्मारकों का और कई संग्रहालयों का निर्माण करवाया है, ताकि हमारे शहीदों को, हमारे क्रांतिकारियों को हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा अपने स्मरण में रख सके, उनको हमेशा अपनी याद में रख सके। आत्मनिर्भर भारत से युवाओं को स्वावलंबी बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आज हमारे नौजवानों को, हमारे देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यही आत्मनिर्भरता जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था, चाहे वो सालम के शहीद हो, चाहे वो हमारे सल्ट के शहीद हो, चाहे देश के अमर बलिदानी हो, चाहे वो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो, शहीद हो, सबका सपना यही था। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजाद भारत के अंदर पहली बार विकसित भारत का संकल्प किया है। भाइयों बहनों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत कैसा भारत होगा, किस प्रकार की हमारी यहाँ की नीतियां होंगी, किस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति उस समय चल रही होगी, कैसा हमारा यहाँ का रक्षा तंत्र होगा, कैसी हमारी विदेश नीति होगी, कैसी हमारी कृषि की नीति होगी, कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार का हमारा ये जैती का क्षेत्र हो, सालन का क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, वो क्षेत्र कैसा होगा, उस प्रकार की कल्पना हम सबके मन में होनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाइयों बहनों, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो भारत उस समय देश की, दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था। और आप सबको पता है 150 वर्षों से भी अधिक समय तक हम सब पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को पछाड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। भाइयों बहनों, आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार आज विश्व के सभी देश भारत की बढ़ती हुई शक्ति से उसके आगे नतमस्तक है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी कुछ बोलते हैं, पूरी दुनिया एक टकटकी लगाकर सुनती है, गंभीरता से सुनती है। दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का कोई भी देश भारत की ओर आज आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर निर्णय देश की आजादी और राष्ट्र प्रथम की भावना रखने वाले उन सभी हमारे वीर सेनानियों को समर्पित रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आदर्श का प्रतीक है। जन धन योजना हमारे गरीबों और बैंकिंग की सुविधाओं को जोड़कर
आज उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है। चाहे जनधन के खाते खुले हो या डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे आपके अकाउंट में दी जाने वाली सहायता राशि हो या सब्सिडी हो, अब उसमें कोई कटौती नहीं होती है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आता है। जितना पैसा दिल्ली से चलता है, अगर 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो 99 रुपया नहीं पहुंचता है, वो 100 का 100 रुपया बैंक के अकाउंटों में पहुंचता है। यह है नया भारत, यह है पारदर्शी भारत, यह है गरीबों का भारत। भाइयों बहनों, डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाएं पहुंचाकर हमारे शहीदों के सपनों को साकार करने का काम किया है। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में पूरी दुनिया का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया के अगर किसी देश में होता है तो वह अकेला कोई देश है तो हमारा देश भारत देश है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आज किसानों को संबल प्रदान किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज हमारे समाज में बेटियों की स्थिति को आज सशक्त बना रहा है, उनको आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्रदान कर रहा है। उनकी शिक्षा हो या सशक्तिकरण हो, हर क्षेत्र में आज उसको प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने से ग्रामीण इलाकों की जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से हमारी अर्थव्यवस्था आज मजबूत हो रही है और हमारे उद्योगों को भी आज एक नई दिशा मिल रही है। हमारी माताएं बहनें आज सशक्त हो रही हैं। आज लखपति दीदी बनने का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। आज तमाम स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। देश के अंदर करोड़ों करोड़ों बहनों को आज लखपति दीदी बनाने का अभियान आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य लिया था, भाई बहनों, हम तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने कम लक्ष्य लिया था, वो लक्ष्य हमारा पूरा हो गया है, लेकिन हमने लक्ष्य को फिर से संशोधित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही हमारे हवालबाग में चलने वाला इंक्यूबेटर सेंटर लगातार लोगों को उनकी आर्थिकी को बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारी माताओं बहनों को स्थानीय उत्पाद बनाने का एक अवसर प्रदान कर रहा है, उनके प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है और साथ ही साथ उनके उत्पाद बाजारों में जाकर हमारी माताएं बहनें जो उत्पाद बनाती है, सिलाई के, कढ़ाई के, खाने के, तमाम प्रकार के हमारे अन्न के, उन सभी उत्पादों को आज। तो उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।